बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। ओके, क्या करूँ, शुरू का जो मेरा स्टार्ट है मॉर्निंग शो का वो इसी तरह हैपनिंग होता है, मगर टॉपिक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मुझे बात करते वक्त कोई इतनी खुशी का इजहार नहीं करना कि नाज़रीन देखें, एक वक्त था, ठीक है, जब कॉम्प्रोमाइज़ और मोहब्बत से रिश्ते चलते थे, बर्दाश्त से रिश्ते चलते थे। फिर आज अगर हम रिश्तों में देखें तो फिर एक छोटी सी गलती, छोटी सी ईगो, ये छोटी सी कोई गलती, गलत फहमी या थोड़ी सी बदतमीज़ी वो पूरा का पूरा घर तोड़ देती है। आखिर ऐसा क्या बदल गया माशरे में? क्या मोहब्बत कम हो गई है या बर्दाश्त कम हो गई है, या फिर ये सोशल मीडिया जो है इन्होंने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है कि हकीकी रिश्ते जो हैं वो सारे के सारे फेक लगने शुरू हो गए, या फिर हमने बात करना छोड़ दिया है ना, सिर्फ हमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है आज डिवोर्स की अगर बात करें तो दो लोगों की अलहदगी नहीं होती, इसके साथ बच्चे होते हैं, वो टूट जाते हैं, ख़ानदान है वो बर्बाद हो जाते हैं, जहनी सुकून तबाह हो जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो आज रिलेशनशिप है ना उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। हर कोई इसमें जो है ना रिलेशनशिप में बस अपने रिश्ते को जो है ना बचाना कोई नहीं चाहता, बस अपनी बहस को जीतना चाहता है, अपनी ईगो को जो है ना जिताने की कोशिश कर रहे थे। रिश्ते को कभी बचाने की कोशिश, कोई गलती किसकी होती है, दोनों की होती है, एक की होती है, किसकी होती है, ये सब आज हम ज़रा इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो तलाक़ के केसेस हैं उनमें 35% जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है कि उसमें इजाफा हो गया है। 2023 में अगर हम बात करें तो 85,000 जो थे ना वो रिपोर्ट हुए थे, और 2024 में वो तादाद जो है ना 91,000 तक पहुंच गई, और 2025 में ये तादाद जो है 1,00,000 से भी ऊपर पहुंच गई है। अभी क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर उम्मे रब्बाब हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद है, इनसे पूछते हैं। ओवर टू यू। जी, अगर डिवोर्स का बेसिकली देखें तो उसकी जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ रही है, और उसकी अगर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली रीज़न्स देखें तो मल्टीपल रीज़न्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक रीज़न की वजह से डिवोर्स होती है, मल्टीपल फैक्टर्स आ जाती हैं। तो जो मेन रीज़न आ जाती है, कुछ हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। जब आपकी शादी होती है, फैमिली आपकी बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो एक बहुत बड़ी रीज़न बनती है डिवोर्स की। सेकेंडली, फोर्स्ड मैरिजेस, जब आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, आपने ज़बरदस्ती शादी कर दी बच्चों की, भाई वो मेरी बहन की बेटी है, मेरे भाई का बच्चा है, एजुकेटेड है, तो जब आपस में दोनों का आप कह लें कि किसी किस्म का मैच नहीं है, एक हाईली एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, और एक अनपढ़ के साथ आप शादी कर रहे हैं, तो ऐसे जब मिस मैचेस हैं उस वजह से भी डिवोर्स हो रही है। इसके अलावा कुछ अदम बर्दाश्त भी है, बर्दाश्त की कमी भी आ गई हुई है। आप सोशल मीडिया पे जो पोर्ट्रे किया जाता है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, लाइफ में हर चीज़ अच्छी चलती है, हर चीज़ बेस्ट मिलती है, तो जब आपने पोर्ट्रे ही एक फेक रियलिटी की हुई है, तो जब शादी के लिए लोग जा रहे हैं तो उनके जहन में वही चीज़ है कि जी हर चीज़ हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी स्टार्टिंग होती है। दूसरा, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी हैं वो लैक कर रही हैं, यानी लड़ाई झगड़ा या डिसएग्रीमेंट हर मियाँ बीवी में होता है, बट उस लड़ाई झगड़े को किस तरह से आप मैनेज करती हैं, सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसका आप कह लें फुकदान आ रहा है, जिसकी वजह से डिवोर्स की रेशो तो बढ़ क्या रही है। आजकल मोहब्बत कम और ईगो ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ गया है? ये नहीं कि मोहब्बत कम होगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशन एक हद से ज़्यादा हो जाती है और सेकंड पर्सन उन एक्सपेक्टेशन तो ये को, सोशल मीडिया की वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, आपको लगता है क्या? सोशल मीडिया की वजह से भी बढ़ गई है। कुछ आप कह लें कि आपकी वैसे भी जो पेशेंस है ना, लेवल ऑफ पेशेंस कम हो गया है। पहले के ज़माने में हम सुनते थे, जब कहा जाता था शादी हुई है बेटा, अब उधर से तुम्हारा जनाजा निकले, वो भी गलत था, वो भी नहीं कहना चाहिए था। अब ये है कि ज़रा सी भी कोई बात होती है, उसको रिजॉल्व करने की बजाय, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की बजाय फ़ौरन जौन सा है आप डिवोर्स जैसे स्टेप की तरफ चले जाती हैं। एक और मेन रीज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो इनफिडिलिटी है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जौन से हैं वो भी डिवोर्स कॉज कर रही अभी हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत आगे है अभी बात कर रही हूँ, मुझे मैं उससे भी पहले की सिचुएशंस आना चाह रही थी कि मैं ये भी इन पे भी एड्रेस करना चाह रही हूँ कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, जब लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई बात आ जाती है जहाँ पर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की जब दोनों के बीच में कोई बात आती है, तो वो कहते हैं कि रिश्ता नहीं निभाना, ना बचाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर रिश्ता ख़त्म कर दो।
ये क्यों आती है बीच में? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है उस वक्त, क्यों आती है? बेसिकली ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना। तो दो लोग इतने क्लोज हैं, ठीक है, इतने एक साथ रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी मोहब्बत है, उस वक्त कितने चली आती है सेल्फ रिस्पेक्ट अलग क्यों हो जाती है दोनों की? वो उस टाइम आपकी ईगो हावी हो जाती है, ठीक है, आप कह लें, और आप में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है। सिचुएशन अगर लड़ाई झगड़े वाली हुई है, उसका रिजॉल्व कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, आप उसमें नहीं जा रहे। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की या ईगो की साइड पे जा रहे हैं कि भाई ये बात कह दी तो ये बात कही क्यों। समटाइम्स बात भी गलत होती है, ऐसा नहीं है कि जब मारपीट शुरू हो जाए, कोई गालम गलोच शुरू हो जाए, तो जाहिर बात है आप उससे एक साइड स्टेप पे पीछे हो जाते हैं ना। आप कहते हैं यार एक पर्सन इस कदर गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है लड़ते हुए, उसको सारी तमीज़ सब कुछ भूल गया, तो वो बात वही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आपने अगर डिसएग्रीमेंट शो करना है, आप अच्छे वे में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आप गाली निकाल के ही मतलब हर आर्ग्यूमेंट को जंग बना देना, ये भी तो तलाक की एक वजह है। ये भी एक वजह है। आप जो भी आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाए ना। पहले आप जो बोल रही हैं ज़रा सोच के बोलें कि जो मैं वर्ड्स बोलने लगी हूँ या लगा हूँ क्या वो अप्रोप्रिएट हैं। तो वो एकदम आप कह लें कि आप अपने एंगर को उस टाइम कंट्रोल नहीं करते। लड़ाई झगड़ा बढ़ क्यों रहा है, आप गुस्से में आ रहे हैं, और गुस्से में तैश में जब आएंगे तो जुबान से कुछ भी निकलेगा, मारपीट भी फिर उसमें हो जाती है। अच्छा, तो ये जो इंस्टाग्राम कपल्स हैं, क्या इन्होंने शादियों को मुतासर किया है? बिल्कुल किया है। जब आपने हर चीज़ ऐसी एक्सीलेंट पोर्ट्रे की है, बाद में चाहे उनके लड़ाई झगड़ा ही चल रहा हो, सारा कुछ चल रहा हो, बट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप दे रही हैं हर चीज़ परफेक्ट है। बड़े बड़े गिफ्ट्स होने चाहिए, बर्थडे विश करनी है तो जी बुके बहुत बड़ा फ्लावर्स का आना चाहिए। लोग के दिखाते हैं ना, डिग्गी खुल रही है, बड़ा डिग्गी खुल रही है। उस दिन एक मैं ट्रक पे देख रही थी, वो इतने बड़े साइज का बुके था कि वो उस पर जा रहा था और नीचे नाम लिखा हुआ था किसके लिए जा। तो जब आपने इस तरह की चीजें पोर्ट्रे करनी, दिखानी, गाड़ी गिफ्ट करनी है तो दिखाना है, तो वो रियलिटी से देखें। कुछ आप कह ले खास तबका ये अफोर्ड कर सकता है ना। हमारे यहाँ मेजॉरिटी यहाँ पे मिडिल क्लास की है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही है। जब वो चीज़ देख रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन तो वही बढ़ रही है ना, भाई प्रपोज करना है तो यही तरीके से प्रपोज किया जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेट होगी, एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी तो इसी वे में होगी, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रही है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद आते हैं, ज़बरदस्त टॉपिक इलैबोरेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक कपल हमारे इस टॉपिक को देख कर, सुन कर अपनी रास्ते, अपनी राहें जो है वो बेहतर कर लें। आइए। वेलकम बैक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो तलाक है इसकी शरह इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। हर घर का किस्सा तलाक है, हर घर में किसी बेटी को तलाक है, हर मर्द दूसरी शादी कर रहा है। वजह क्या है तलाक की, इस पे बात करें। अच्छा, ये जो परफेक्ट मैरिज देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, तो क्या इनको देखकर भी जो आम लोग हैं वो अपनी मैरिज लाइफ को अनहैप्पी कर देते हैं? देखिए, उसमें जो स्पेसिफिकली आपकी टीन एज है, वो टीन एज बहुत एडमायर कर रही है, वो आइडियलाइज कर रही है कि भाई एक हैप्पी कपल ऐसा होता है, एक हैप्पी मैरिज इस तरह की होती है। सेम इसी तरह वो जो ख़वातीन मैरिड हैं, घर में बैठी हुई हैं या वैसे सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, जब वो देख रही हैं कि भाई हर चीज़ को इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में सेलिब्रेट किया जाता है, हर चीज़ आपकी पहुँच में होती है, हर चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनकी भी एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से बढ़ रही है। अब यहाँ पर वो रियलिटी से हट रही हैं कि भाई मेरे हस्बैंड का फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेटअप इस तरह का है, वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। उनको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है और वो भी रीज़न एक बन रही है लड़ाई झगड़े की मियाँ बीवी में ना। और ये जो प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, जो प्राइवेसी बिल्कुल ऐसे, तो उसकी वजह से भी मैरिजेस जो इनसिक्योर हो गई हैं, थोड़ी सी हो गई हैं उस वजह से भी कि आपकी देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते में एक प्राइवेसी होती है। अब हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे उस तरह पोर्ट्रे नहीं करते या करनी चाहिए। अब जब आप वो पोर्ट्रे कर रही हैं, अगेन लोगों की एक्सपेक्टेशन बन रही है, बढ़ रही है, एक फेक रियलिटी पोर्ट्रे हो रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि डिसएग्रीमेंट हर मियाँ बीवी में होता है, बट उस डिसएग्रीमेंट को आप सोल्यूशन की तरफ किस तरह से लेके जा रहे हैं वो मैटर करता है। तो जब आप वो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, आप उस पर झगड़ा ज़्यादा करना शुरू कर रहे हैं, आप कंट्रोल अपनी इमोशंस को नहीं कर रहे, तो वो चीज़ भी रीज़न बनती है डिवोर्स। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत पैसा अगर है भी मर्द के पास, ठीक है, और टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है, तो वो औरत जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, उस टॉक्सिक रिलेशन में भी जी लेगी, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजारेगी, जस्ट बिकॉज कि मर्द के पास पैसा है। तो ये मैटर करता है, ये है क्या पैसा? देखिए पैसा हर चीज़, या आप कह लें दिली खुशी नहीं खरीद सकता।
अब उसमें अगर ऐसा है कंप्रोमाइज़ कर रही है तो बेसिकली वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो रह रही है, बट उसके साथ साथ क्या है, वो पैसे की जोन सा यूजेज कर लें या अपना ध्यान बटाया हुआ है, अपनी बाकी जो नीड्स हैं उसकी वो पूरी कर रही है। बट अगर आप ऐसे पर्सन से पूछेंगे क्या वो मेंटली सेटिस्फाइड है, क्या वो खुश है, जहनी सुकून है, तो नहीं होगा। मगर पे तलाक तो नहीं हो पाती ना, मैं मेंटली अगर सेटिस्फाइड नहीं भी है ना तो तलाक नहीं लेती, वो कहती है चलो ठीक है, वहाँ पे कंप्रोमाइज हो रहा है, भी चल रहा तो कहती हो ठीक है, वहाँ पे मगर तलाक नहीं हो रही। जी कंप्रोमाइज हो रहा है क्योंकि पैसा बाकी नीड्स आपकी फुलफिल कर रहा है। हाँ, तो तलाक नहीं हो रही, उन जगहों पे नहीं हो रही है। और जहाँ पे ये बंदा गरीब है ना, भले इज्जत दे रहा है, तलाक फिर भी उधर हो जाएगी जब पैसा नहीं देगा। देखिए उसमें भी आ जाता है, अगर घर में खाने के लिए नहीं है, आप मल्टीपल और मसाइल का शिकार हैं, कर्ज नहीं, खाने के लिए भी अक्सर घरों में होता है, ठीक है, लेकिन बस ये होता है कि शौक पूरे नहीं हो रहे होते, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती, मुझे चाह जो है ना वो पूरे नहीं, अब ज़रूरियात पूरी हो रही है, बच्चों का खाना पीना पढ़ाई चीज़ें, मगर फिर भी हर एक लड़ाई झगड़े किच 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 के मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मुझे ये गाड़ी चाहिए थी वो नहीं हुआ, मुझे ऐसा बड़ा घर चाहिए था वो नहीं मिला, मुझे ऐसे महंगे कपड़े पहनने थे, उस फलानी शादी पर ये जेवर पहनना था, मेरे पास मेड्स नहीं, वो बहुत काम करना पड़ रहा है, ये सारा कुछ बड़ा मसले पर, तो उस चक्कर में भी तो है। बिल्कुल, देखें ख्वाहिशात तो जितनी बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएंगी, वो ऐसा नहीं है कि जो अमीर इंसान है उसकी ख्वाहिशात नहीं है, उसकी उससे बड़ी है ख्वाहिशात। तो आपको अपनी ख्वाहिशात को रियलिस्टिक थोड़ा सा रखना चाहिए ना, आपको अपने जहन में ये रखना चाहिए कि ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी लिमिट्स हैं, ये मेरी बाउंड्रीज है, यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा तो ठीक है मेरे लिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज ही ख़त्म करते हैं, आपकी ख्वाहिशात बेलगाम है, तो जाहिर बात है वहाँ पे झगड़े भी होंगे, फसाद भी होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मर्द आपको लगता है कि सिर्फ जिम्मेदार होता है किसी झगड़े की या तलाक के लिए, या फिर औरत की ज़बान, उसका एटीट्यूड, उसका किरदार, उसकी हरकत, उसका गुस्सा, सब कुछ इंक्लूड होता है? लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो दोनों मियाँ बीवी ही लेके चलते हैं। अगर एक कंप्रोमाइज़ कर रहा है, एक पर्सन रिश्ते को निभाना चाह रहा है और सेकंड पर्सन नहीं कर रहा, तो ऐसे में प्रॉब्लम आएगी, दोनों का रिश्ता नहीं चलेगा। बट जो सबसे मेन सफ़र करती है वो बच्चे सफ़र करते हैं। ऐसे में मियाँ बीवी की डिवोर्स होगी, बच्चे किसी एक पार्टी के पास हैं, वालिद के पास हैं या वालिदा के पास हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा, प्लस बच्चों के जहन पे भी तो उसके मनफी असरात आए ना। वो माँ बाप को आइडियलाइज कर रहे थे, पेरेंट्स को आइडियलाइज बच्चे करते हैं। जब उनकी लड़ाई झगड़ा देखा, आपने एक डिवोर्स का सेटअप देखा, उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आता है। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं वो किसी भी कमिटमेंट की तरफ जाने में थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, थोड़ा एंशियस होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप एक बुरा रिलेशनशिप देखा होता है। और अगर सपोज़ दोनों पेरेंट्स शादी कर लेते हैं, और जिसमें अक्सर हमारे यहाँ जो होता है कि शादी अगर हुई है बच्चा नहीं साथ लेके आना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भी नहीं आपके जो प्रीवियस बच्चे हैं वो साथ ही आएंगे, ऐसे ही है। लेकिन बहुत से नहीं मानते। ऐसे में जो औलाद होती है वो किसी मामू के घर है, नानी नाना जब तक हयात हैं तब तक तो उनकी लाइफ ठीक चल रही है, बट उसके बाद किसी रिलेटिव के घर हैं तो वो सबसे ज़्यादा उनकी जो सी मिजरेबल लाइफ होती है। उनको वो नीड्स नहीं पूरी होती, वो एक प्यार, लव एंड केयर, अफेक्शन नहीं उनको मिल रही होती। वालदा अगर हैं वो उस तरह से सेकंड हस्बैंड की तरफ होती हैं, वो आ नहीं सकती, मिलने नहीं आ सकती, बेसिक नीड्स नहीं उनकी पूरी कर सकती। और ऐसा जो बच्चा होता है वो घर में अनवांटेड होता है उन रिलेटिव्स के लिए, मारपीट भी चलती है, गाली भी चलती है, और बेसिक राइट्स भी उसके जौन से नहीं उसको दिए जाते। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज़ देखी कि जो फाइनेंशियली प्रेशर है मर्द के ऊपर, उसकी वजह से भी मर्द आज का जो है ना बहुत टूट जाता है, क्योंकि औरत की फरमाइशें, ख्वाहिशें, उसकी चाह, वो चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एज़ वेल, ठीक है, सोशलाइजिंग एज़ वेल। तो अब जो चाह है वो बहुत ज़्यादा है औरत की, अब उसको पूरा करने के लिए, बच्चों के ख्वाहिशात पूरा करने के लिए अब मर्द के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है। और मर्द के साथ ज़्यादा मसला ये है वो किसी के साथ एक्सप्रेस भी नहीं करता। देखिए औरत तो एक्सप्रेस कर रही, औरत एक्सप्रेस कर लेती है, पेरेंट्स के साथ कर लिया, बहन के साथ कर लिया, अम्मी के साथ कर लिया, फ्रेंड्स के साथ, बट मर्द नहीं बता पाता कि वो किस तरह से सारे जो अखराजात हैं या किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो ऐसे में मर्द की जहनी सेहत आप कह लें ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अच्छा, ये जो औरतें क्या अनरियलिस्टिक जो ख्वाहिशात होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो लेकर शादी करती हैं, शादी चला रही होती हैं? लेकिन जब आपने देखा ही सोशल मीडिया पे सब कुछ हैप्पी, आप उसी माइंडसेट के साथ शादी के रिलेशनशिप में आई हैं। अब जब शादी हो रही है वो आपकी रियलिटी है बेसिकली, बट आपके माइंड में तो वही सोशल मीडिया वाला हैप्पी कपल्स वाला चल रहा है। जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती या ज़रा रिश्ते में ऊंच नीच हो गई
तो आपके ज़हन में तो फ़ौरन, क्योंकि आपने आइडियलाइज उसी लाइफ को किया हुआ है, तो आपको वो डिस्क्रिपेंसी लगती है, उस पे भी प्रॉब्लम आ और जाती अपनी है। सहेलियों को हर बार डिस्कस करना, अपने पेरेंट्स को बताना, मियाँ की घर वालों की बात, ये भी तो डिस्ट्रॉय करता है रिश्ते को। व्हाट डू यू से अबाउट इट? उसमें देखें, कुछ चीज़ें बताना बेहतर है। सपोज अगर आपके मियाँ एब्यूसिव टाइप के हैं, अगर मार रहे टॉक्सिक, हैं, जी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, वो बताना ज़रूरी है। बट छोटी छोटी बात बताना, मैं कहूँगी कि उसमें ज़रूरी नहीं है। आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में एक पर्दा होता है मियाँ बीवी का, जिस हद तक आप पर्दे के साथ जी जिस चल हद तक आप सकें, पर्दे के बचा साथ चल सकें सकें, रिश्ते बचा को। सकें, आपको बचाना चाहिए। और जहाँ बताना ज़रूरी है, जो चीज़ें ऐसी हैं वहाँ ज़रूर बताएं। बेशक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट लाइंस थी। आई होप कि आपको गाइडलाइन मिली है। बात आगे बढ़ गई है, कोई बहुत ख़ानदान में बदनामी हो रही है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकते हैं, मगर हर छोटी बात पे तलाक नहीं बनती। ये बात समझे, जो आज तक तलाक बढ़ रही है ना, उसको रोके। हर छोटी बात तलाक की वजह नहीं होती। खुदारा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि आज से पहले मुझे लगता है इस रिश्ते के ऊपर कभी बात ही नहीं हुई। कई बार आपने सुना होगा कि सास और बहू के जो रिश्ते हैं उनमें दरार आ गई, मगर क्या आपने कभी सास और दामाद के रिश्ते के बारे में कोई बात सुनी है? किस तरीके से मुतासर होते हैं, कभी कोई बात करता है? अच्छा, शुरू में जब शादी होती है ना नाज़रीन, तो जो दामाद होता है ना, उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। दामाद का जो है ना, बिल्कुल बड़ा एक ग्राफ होता है, उसको बेटा कहते हैं, बेटा कहलाया जाता है। उसकी पसंद के खाने बन रहे होते हैं, जब भी वो घर आता है उसकी बड़ी प्यारी प्यारी शलवार कमीज़ें सिलाई करके उसको दी जा रही होती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, वो शिकायतों में बदल जाती हैं। ईगो आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बीच में आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और तो और इस रिश्ते में तलखियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कभी सास को ये लगता है कि जो दामाद है वो बेटी को मुझसे बहुत दूर ले गया है, और कभी दामाद को लगता है कि हर बात पे जो है ना मुदाखलत इसकी अम्मा कर रही है, मेरी बीवी की है, मैं इसको भी आके लेकर आया था, इसकी अम्मा क्यों बीच में इंटरफेरेंस कर रही है। तो फिर वो जो है ना, उसको ये लगता है कि बेटी जो है ना हर बात अपनी माँ से पूछ रही है, और ये बातें ठीक नहीं हो रही हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या ये रिश्ता जो है सिर्फ एक अच्छी रिस्पेक्ट और एक बाउंड्रीज़ जो है कुछ उनको अगर मेंटेन किया जाए, तो क्या ये उससे खूबसूरत बन सकता है रिश्ता, या फिर हमारी गैर ज़रूरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस रिश्ते को ख़राब कर देती हैं? आज इस पे बात करेंगे, सास और दामाद के रिश्ते के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल, माहिर नफ्सियात हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, है ना जी? जी। रिलेशनशिप्स के तो ऊपर आप आज छाए हुए हैं। मार्केट में कहीं जाओ तो बोला जाता है हॉट टॉपिक पे अगर रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करनी है तो अली भाई, अली अजमल इज़ द बेस्ट पर्सन। वाओ, क्या बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, सास और दामाद का रिश्ता जो है ना, मोस्टली क्योंकि देखें बड़ी दोस्ती होती है इनमें, बड़ा बेटा 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 आओ भगत हो रही होती है घर के अंदर। उसकी पसंद के खाने, उसकी पसंद की चीज़ें, उसके हिसाब से जो जो उसको पसंद है वो मंगवा के दूर दूर से दिया जा रहा होता है, मगर बाद में फिर ये चपकलिशें जो शुरू होके बड़ी जंग बन जाती है, क्यों हो जाता है? देखिए, स्टार्ट में तो ऑब्वियसली आओ भगत होती है। स्टार्ट में तो एक नया चीज़ होती है, नई चीज़, एक आप इंटरेक्शन होती है, तो ज़ाहिर बात है ये तो ह्यूमन नेचर है। सास भी बिल्कुल माँ होती है, वो जो दामाद है वो अम्मी अम्मी कहता है, पीछे फिरता है, और जो सास है वो भी कहती है कि जी मेरा जी एक और बेटा मुझे मिल गया। तो असल में होना तो ऐसा ही चाहिए, कंटिन्यू यही चीज़ करनी चाहिए। तो ये सास और दामाद के बीच में ईगो क्लैश कहाँ से आ जाती है? देखिए, ईगो क्लैश तो आता है ना, कुछ दामाद भी ऐसा करते हैं जी कि मेरी जी ज़रूरत से ज़्यादा आओ भगत की जाए। मुझे पानी ठंडा तो पिलाया था, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा क्यों नहीं था। चाहे घर में उस दामाद की कोई इज्जत नहीं करता। अच्छा भाई, हमें कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनकी मोहल्ले में भी कोई इज्जत नहीं करता, और काम की जगह पे भी कोई नहीं करता, लेकिन वो सासों से और अपने इन लॉ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी बिल्कुल जी बस जैसे ही मैं एंटर हूं तो सारे खड़े हो जाएं जी। जैसे नहीं वो एक इस तरह का प्रोटोकॉल मुझे मिले कि अजीमो शान शहनशाह फरमा रवा, तो वो हम
आमतौर पे जब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस कुछ दामाद करते हैं तो जाहिर बात है, अब जी उन्होंने आपको अपनी बेटी दे दी है, शादी कर दी है, उनके और भी तो काम है ना, उनका अपना भी तो घर है, हाँ। उन्होंने अब वो भी तो देखना है। तो बहरहाल कुछ जो दामाद है इनको थोड़ा सा डिसअलोयन स्टार्ट में इस वजह से भी हो जाता है कि अब मेरी उतनी आओ भगत नहीं की जा रही, मैं जब गया हूं तो सारे जो हैं वो एक टांग पे क्यों नहीं खड़े हो खड़े गए। क्यों नहीं तो हुए? जिस हाँ। वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये दामाद जो और हैं, बेटी का हर बात अपनी माँ को बता देना, क्या ये भी मसाइल की जड़ बनता देखिए है? ये तो सबसे बड़ा ये आजकल मसला है। ये तो अब सासों पे आता हूं ना, दामाद पे तो हमने बात की, आजकल यही तो सबसे बड़ा मसला है। आजकल जो इतने घरों में झगड़े हो रहे हैं या घर टूट रहे हैं, आपको पता है कि सिर्फ इस्लामाबाद में एक दिन में 300 के करीब जो है वो डाइवोर्स और खुला फाइल की जा रही हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन कोई 1000 के करीब ये फिगर है इन अ डे, जितनी ये जो की जा रही है, फाइल की जा रही है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की वजह है, लेकिन इसमें एक आजकल सबसे बड़ी वजह ही सास है। ये जो सास का बगैर वजह के अपनी बेटी के मामलात में इंटरफेयर करना है। कुछ तो ऐसी माएँ हैं जो अपनी बेटी को हर छोटी छोटी बात पर डिक्टेशन दे रही होती हैं। अच्छा बताओ क्या कहा था तुम्हारे मियाँ ने, अच्छा उसकी माँ ने क्या कहा था, उसकी ननंद ने क्या कहा था। आज तुम खाना ना बनाना, आज तुम देखना कि तुम्हें बाहर लेके जाता है, बाहर से खाना ऑर्डर करता है कि नहीं करता। ऐसी बिल्कुल ऐसी बात। ऐसी और सारी बातें बताओ मुझे। और फिर माँ क्या कर रही होती है, जो दामाद की सास होती है, छोटी छोटी बात पे बेटी को डिक्टेशन दे रही होती है। ओह ऐसे कहो, इसको ऐसे जवाब देना था, तुमने मैंने तुम्हें ये सिखा के भेजा था, तुमने मेरा नाक कटवा दिया। 3 दिन से मुसलसल तुम खाने पका रही हो, जब तुम्हारी शादी होकर तुम उधर नहीं गई थी तो उससे पहले कौन पकाता था? सास को बोलो ना अपनी के हाथ हिलाए, रोटी पकाए, काम करे। बिल्कुल। और तुम्हारी जो सास है वो तो ड्रामे करती है, वो तो है ड्रामेबाज औरत है। ये माँ जो है वो अपनी बेटी को बता रही होती है अपने ना हस्बैंड को ना जरा इस तरह से करके रखो, इसको ना शुरू में ऐसे करके कंट्रोल करके रखो, ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और मेरी बेटी ये क्या, तुमने मेरी नाक कटवा दी है। वो कहती है अम्मी मैंने क्या नाक कटवाई है। जब तुम्हारी सास ने या तुम्हारे हस्बैंड ने ये बात की थी तो तुम्हें इस तरह से जवाब देना चाहिए था। मैंने तुम्हें ये सिखा के भेजा, तुम्हें मैंने लड़ना सिखा के नहीं भेजा। सही और भाई तुम्हारे घर में दावत है, अच्छा किस किस को बुलाया? नहीं अभी मुझे कॉल नहीं आई है, शायद आ जाए। बच्ची के कान में डालना, नहीं मुझे अभी तक कॉल नहीं आई। कल तुम्हारे घर में दावत गई, उनका बनता नहीं था कि मुझे भी फोन करें, उनका बनता नहीं था कि मुझसे पहले पूछें कि आपके पास डेट है कि नहीं। अगर हम हाँ करते तो फिर आगे बाकी दूसरे मेहमानों को डेट देते। अब बच्ची के कान में बैठ गई कि देखो मैं इनकी इतनी खिदमत करती हूँ, उनका घर देखती हूँ, तो इन्होंने पूरी दावत की, सबके खाने पकवाए, मुझसे ख्याल करवाया, तो मेरी माँ को नहीं बुलाया। बिल्कुल। अब देखें जब ऐसी चीजें होती हैं और ये रूटीन के केस मामलात है, जिनको आमतौर पे जो सासें हैं वो कुछ समझती नहीं हो, कहती हैं ये तो रूटीन की बात है ना। अली साहब ये जो दामाद है उसको भी बात बात पे जज किया जाता है? हमने देखा उसकी हर हरकत को जज किया जा रहा हो, हर उसके स्टेप को जज किया जाए। शुरू से ही जज किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात दामाद को, बिल्कुल आप देखें ना, ये जो कोई दामाद है, किसी सास के 2 दामाद हैं, एक जो है वो जरा फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है, दूसरा बेचारा अभी जरा स्ट्रगल कर रहा है। तो जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है वो उसके साथ ताल्लुकात और होते हैं। जो आसान जुबान में कहूँ, जो खाता पीता दामाद है, सास के उसके साथ ताल्लुकात और होते हैं। आमतौर पे जो खाता पीता दामाद है उसको पता है सासें क्या कहती हैं। इवन लव और अरेंज मैरिज में भी होता है। सब में जी, सब में, मतलब कि देखो जी क्या हाल है, अम्मी जी का क्या हाल है, आपकी अम्मी जान ठीक है? लव मैरिज वाले को कम प्रोटोकॉल मिलता है और अरेंज मैरिज वाले को बड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। उस पे भी बात करते हैं ना। अच्छा अब वो पहले मैं अमीर और गरीब दामाद की बात कर लूं ना। हाँ। अब वो अमीर दामाद, तुम्हारी अम्मी जान आपकी ठीक है बेटा, बेटा अम्मी जान का ख्याल रखा करो, अम्मी जान की इज्जत किया करो, बहुत अच्छी औरत है बेटा। वो जो आपका भाई है ना, ब्रदर इन लॉ, उसका हमने रिश्ता तय करना है बेटा, आपके पास टाइम होगा, आप साथ चलेंगे? नहीं नहीं, अगर बेटा आपके पास टाइम होगा तब हम वो दिन रखेंगे, अगर आप बिजी हैं तो फिर हम नहीं रखेंगे। और यही थोड़ा सा दामाद वेल ऑफ ना हो, और तेरी माँ दा की हाल है, ठीक है, अच्छा उतना वो हमने तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के दिन रखे हुए हैं, हाँ आ जाना बेटा तुम भी। अच्छा शादी वाले दिन बेटा वो ना बारात चल पड़ी है, तुम ना ऐसा करना ना फाटक से ही साथ मिल जाना, या फाटक निकल गया तो चुबुर्जी से ही साथ मिल जाना, वो हम ना बस। तो हम देखें कि ये दामाद को सास जजी कर रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि भाई वो दामाद है, चाहे वो वेल ऑफ है वेल ऑफ नहीं है, वो उसका और आपकी बेटी का मामला है। आपको तो उन दोनों के साथ इक्वल रखनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं दोबारा। यहाँ पर हम बात करें सास और दामाद की चपकलिशों के ऊपर कि इनका झगड़ा क्यों होता है। आइए जी।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा, आपको लगता है कि दामाद को टेस्ट करती है सास, बात बात पे या चालाकी से, चुपके से टेस्ट करती रहती है? जी बिल्कुल करती रहती है, टेस्ट करती रहती है, और अच्छा खासा टेस्ट होता है। और ऐसे टेस्ट होते हैं कि जिसमें दामाद कभी पास ही नहीं हुआ। आज तक मैंने तो कोई ऐसा दामाद नहीं देखा कि जो अपनी सास के जो छोटे छोटे टेस्ट है इसमें पास हुआ हो। और बल्कि यहाँ तक तो कहना पड़ेगा कि आजकल तो बीवी को खुश रखने से ज्यादा मुश्किल है अपनी सास को खुश रखना। वो दामाद बेचारा जाए किधर, उसके लिए तो आजकल दोनों को खुश रखना जो है वो ज्यादा जरूरी है। और बीवी तो फिर खुश हो जाती है, मान जाती है, वो सास नहीं आजकल खुश होती। अब उसमें आप देखें कि मैं आपको एक बात बताऊं, है तो बड़ी सी सीरियस बात है, लेकिन जब भी मैं बात करता हूं मुझे थोड़ा सा इसमें जरा मजाहिया एलिमेंट आ जाता है। उसमें एक मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, तो वो माँ ने कहा आजा मेरे पास, छोड़ दे इसको, बच्चे भी ले आ। उसने अपने दामाद को भी फोन कर दिया, चल भी ले जा अपने बच्चे, मेरी बेटी ने रहना ही नहीं। बहरहाल वो बड़ों ने अंदर इन्वॉल्व हो के उनकी सुलह वगैरह करवाई। तो इस तरह से जैसे हमारे फैमिली सिस्टम में सारे बैठे हुए, तो वो उसके जो शौहर के लड़के के जो थे घर वाले, वो पूछ रहे लड़की से कि आप मुझे बताएं कि आपको कोई मसला है, आप खुश हैं। अच्छा, वो जो बीवी थी उसकी, जो बेटी थी, वो कह रही जी जी मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। आगे से उसकी माँ जो है, बेटी की माँ, उसकी सास, वो क्या बोली, कहती तुम खुश हो, मैं खुश नहीं हूँ। वो बात जो है मुझे आज तक उस सास की समझ नहीं आई कि भाई बेटी खुश है तो भी आप क्यों नहीं खुश हैं। वो कहती ठीक है बेटी खुश होगी, लेकिन इससे मैं खुश नहीं हूं। अब आप दामाद देखें उस बेचारे को अपना घर बसाने के लिए आजकल बीवी को खुश रखना तो आसान हो गया, अपनी सास को खुश रखना मुश्किल हो अच्छा, गया। मगर कुछ दामाद ऐसे भी होते हैं, बड़ी अकड़ वाले होते हैं। मेरी कुछ जान पहचान में ऐसे कुछ हैं जो अपने बीवी के घर पे जाने के लिए, उनको कोई साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी पूछो ना तो कहेंगे 3 साल हो गए, 3 साल से हमारे दामाद हमारे घर नहीं आए। क्यों? अकड़ फजूल की। वो कहते हैं नहीं, हम ज़्यादा जाएंगे तो फिर ये जो बीवी है ना मेरे हाथ में नहीं रहेगी। अभी मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथ में, अगर मैं इसके घर जाना शुरू हो गया ना और मैंने इसके घर बैठ के खाना खा लिया, इसकी माँ के हाथ का पका या इसके घर का, तो बड़ा मसला है। फिर आप गाँव देहात में चले जाएँ, ठीक है ना, वहाँ पर तो बड़े दामाद जो है ना बड़े इतराते भी हैं। और इतने अगर इतरा के चले भी जाए तो फिर भी फुल प्रोटोकॉल चाहिए। एक चीज़ भी ऊपर नीचे हो जाए ना, रोटी सिर्फ गरम ना मिले उसको, हांडी में, मतलब आइए ना, जैसे सारे हांडी में से निकाल के पहले प्लेट में उसको परोसा ना जाए ना, तो फिर उसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उठ के चला जाता है। अजी बिल्कुल ऐसे होता है। इनको ऐसे मैं कहता होता हूँ, ये बात थोड़ी सख्त है, ये ऐसे ना सारे दामाद नहीं करते, ये कुछ होते हैं लंडे के दामाद। वो जो इनके लिए ना मैं यही वर्ड यूज करता हूँ कि ऑब्वियसली जब आप किसी के घर जाते हैं, आप मेहमान होते हैं, अब किसी के घर जाके उनके लिए जहमत तो नहीं बनना चाहिए। वो जितने भी हैं जिन्होंने अपनी बेटियां दी होती हैं, हमारा कल्चर है, वो उतना आपके लिए करते हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको, अब देखिए ना, उनका भी तो बेचारों का मैं इस वजह से कसूर नहीं ना समझता कि और तो उनको बेचारों को कहीं से इज्जत मिलती नहीं है ऐसे दामादों को। वो कहते हैं एक ही जगह है जहाँ पे हमारा जोर चलता है, चलें थोड़ा सा चला के, अगर हमें इज्जत मिलती है तो हम ले लेते हैं। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे दामाद हैं जो कि बेहतर हैं, वो आम तौर पे जाते भी हैं, लेकिन वो जाके कोई नखरे नहीं करते, जो कुछ पका है वो खा लेते हैं और कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमको प्रोटोकॉल दिया जाए। लेकिन ये प्रोटोकॉल वही डिमांड करते हैं। छोटी छोटी बात पे, बोतल ठंडी नहीं थी, बाहर तक छोड़ने नहीं आए, ठीक है, उनसे ज्यादा बात कर रहे थे, हांडी हमें पहले नहीं परोसी, खाना हमें पहले देना चाहिए था, चाय सही नहीं थी, चीनी कम डाल के दी थी, चीनी किसके लिए बचा। इतनी सी बात पे नखरे दामादों जी के बिल्कुल। ये इसमें दूसरी वजह ये भी है ना कि हमने ये दामाद को कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर भी बना लिया है। ये जो इस तरह की रस्में हमारे माशरे में चल रही हैं, जिनको बेटी देते हैं उनके सामने झुक के रहते हैं, उनके सामने भाई भी झुक के रहते हैं, उनके सामने माँ बाप भी झुक के रहते हैं। अब भाई बेटी दी है, कोई जुर्म तो नहीं किया। ये बात, ये ना एक माशरे की एक मिसकंसेप्शन है कि हमने कोई बेटी दे दी है तो अब जी बस जी आप जी हमारे जी माई बाप बन गए। नहीं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या दामाद को हमेशा आउटसाइडर समझना चाहिए कि भाई ये जो भी है इससे अपनी बेटी के सारे राज ना बताओ, अगर पहले कोई वो शरारती थी, तंग करती थी, या उसकी कोई बुरी आदत थी, वो दामाद को बैठ के नहीं बतानी चाहिए कि बाद में कहीं इसको फिर ताना ना मारे, या बता देनी चाहिए। ये हर चीज बात पे ऐसा होता है। तो ये दामाद की ना पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है कि अगर एक ऐसा दामाद है कि जो है ही थोड़ा सा कच्चे ज़हन का, इमेच्योर है, वो सीधी सीधी बातों को पेचीदा कर देता है, तो वो तो उसको तो बहाना मिल जाएगा। कुछ दामाद होते हैं पहले बैठ के ना दिल भेद लेते और उसके बाद फिर घर जाके ना अपनी बीवी को फिर ताने मारते कि तुम्हारी
माँ ने मुझे बताया था कि तुम तो थी ऐसी, बिल्कुल तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम तो सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती थी, सोई पड़ी रहती थी, तुमसे तो उठा नहीं जाता था, तुम तो काम नहीं करती थी, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने तो कभी खाना कोई नहीं पकाया था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तरबियत अच्छी नहीं दी। फिर ताना मारते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। सास और दामाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं नाज़रीन। और कुछ दामाद ऐसे होते हैं जो दिल का भेद लेते हैं, सास से लेते हैं, घर वालों से लेते हैं, बहनों से लेते हैं, और उसके बाद जाके बीवी को ताना मारते हैं कि तुम्हारी माँ ने खुद बताया था कि ये काम नहीं करती रही थी और ये सोती रहती थी, ठीक है, या फिर ये देर से आती थी, ठीक है, और इसका फ़लानी कज़न के साथ जो है ना तुम्हारी जो है ना रिश्ता पक्का हो रहा था, तो तुम भी पसंद करती थी उसको, तुम्हारी माँ ने बताया मुझे, तुम भी पसंद करती होगी, है ना, इसलिए मेरे साथ खुश नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें दिल भेद लेके फिर उसको ताना मारना उसकी पिछली लाइफ का। और वो बैठ के सास जो है वो इसलिए बता देती है अपने दामाद को, उसको लगता है कि नहीं भाई मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर कर रही हूँ मगर वो अपनी बेटी के लिए कब्र खोद रही होती है उस वक्त शायद। जी बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो दामाद है वो आपका बिल्कुल एक तरह से बेटा ही है, वो आउटसाइडर नहीं है ये। लेकिन अब बात यह है कि बेटे को किस हद तक बातें बतानी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि औरतों को बहुत सारी बातें जो हैं वो अपने सगे बेटों से भी छुपानी चाहिए, उनको नहीं बतानी चाहिए ना, क्योंकि मेल मेंटेलिटी है, फीमेल मेंटेलिटी है, जेंडर डिफरेंसेस तो हैं। तो सास को सीक्रेटली जो दामाद के बिहेवियर्स हैं वो ऑब्जर्व करने चाहिए। लेकिन चाहे देखिए ना, दामाद एक ऐसा रिश्ता है जो ना उसको उलटता पलटता टाइम नहीं लगता। आज बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कल 180 डिग्री पे पलट जाए। तो ये आपको चाहिए कि चाहे वो जितना मर्जी दिल का अच्छा है, उसको ऐसी बातें हमें नहीं बतानी चाहिए। हाँ, लेकिन मसला ये ना, आजकल ये तो बातें बेटी की तो छोड़े ना, ये बातें तो हो गई आजकल, इसमें भी कसूर सासों का। वो पता क्या करती हैं, वो सबसे पहले दामाद को बात यहां से शुरू होती है, ये जो तुम्हारे ससुर है ना, ससुर और ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, और ये मैं ही हूं इसके साथ गुजारा कर गई हूं, नहीं तो इसके साथ किसी औरत ने गुजारा करना था। अब कुछ सासों की फेवरेट हॉबी होती है ये जो भी उनको मिले अपने मियाँ की बुराइयां करना। अब दामाद आ गया सामने और घर में सब ठीक ठाक है, खाना पीना खा लिया, उसने कहा अम्मी आप कैसी हैं? ओ बेटा क्या बताऊं, ये जो तुम्हारे अब्बू हैं इन्होंने ही सारी उम्र मेरा टिकना भारी किया हुआ है, मैं क्या बताऊं, इन्हीं से मेरा ही गुजारा कर गई हूं, नहीं तो ये बंदा इस काबिल ही नहीं था वगैरह वगैरह। अब वो दामाद को आपने जब ये बातें शुरू हुई, उसके बाद फिर बेटी की भी, फिर सारे आपके इधर उधर के सारी बातें बोलते बोलते उसको सारी चीजें बता दी। अब क्या हुआ, जाहिर बात है वो दामाद जो है वो अपनी बीवी को, आपकी बेटी को कंट्रोल में रखने के लिए आपने उसको ना हाथ में पत्ते दे दिए। अब वो चाहे बिल्कुल बड़ा अच्छा है, लेकिन किसी टाइम पे वो कहेगा हाँ तुम्हारी माँ ने तो ये कहा था। और अच्छा, जब बीवी की और शौहर की लड़ाई होती है, सबसे पहले आजकल ये भी ताना मारते हैं ना, सारी उम्र तुम्हारी माँ की तुम्हारे बाप के साथ बनी और तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारी तरबियत ऐसे ही की है, इसी वजह से तुम जो है वो मेरे साथ नहीं लड़ते। बल्कि यहां तक बातें यहां होती हैं कि अब ये बात चल रही है ना लोगों में, कहते हैं ना तुम्हारी माँ टिकी सारी उम्र, ना ही तुमने टिकना है, ना तुम्हारी माँ बसी है, ना ही तुमने बसना है। तो ये इस तरह की चीजें इसलिए होती हैं कि जो सारा आप भेद देते हैं। आप देखिए ये बहुत सारी सासों की फेवरेट हॉबी है अपने मियाँ की बुराई करना अपने दामाद के साथ, कि ये तो ऐसा। अच्छा, उसमें फिर एक इसका दूसरा एंगल ये भी होता है कि सास है वो अपने मियाँ के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा होता रहा, कभी उसने जवाब दे दिया, कभी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब बर्दाश्त किया, जो सास को लगता था, जो आंटी को लगता था कि मैंने अपने मियाँ को भी ठीक तरह से चाबी नहीं दी, ये चाबी रह गई है, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इसको दो और सुनाती, वो बेटी को कह रही होती, बेटी मेरी प्यारी बेटी मेरी बात सुन, मैंने तेरे बाप के साथ ऐसे गुजारा कर लिया, तूने नहीं करना। जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है ना, जो अपने बेचारे मियाँ शरीफ आदमी पे नहीं निकाल सकी, वो क्या करती हैं, वो जाके अपनी बेटी को कहती हैं इसको इस तरह से कर, इसकी इस तरह से चाबी घुमा, ये बात इसके साथ कर, इसको ऐसे कर, अच्छा फिर बता क्या कहा था इसने, तुमने आगे से क्या कहा, नहीं 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 इस दफा गलत हो गया, इस दफा मैच हार रहे हैं हम, ठहर जा मैं भी आती हूं। हम दोनों मिलके जो है ना वो जवाब देते हैं। अब वो जो दामाद बेचारा है वो जारी बात बेचारा ही है कि वो क्या करे, वो किसको खुश रखे। तो आज का जो दौर है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या आज वो प्लेट्स निकलती हैं, स्पेशल बर्तन क्रॉकरी निकलती है जब दामाद घर में आते हैं, स्पेशल बर्तन निकलते होते थे ना जो खास तौर पे सजाए हुए होते थे, रखे हुए होते थे, दामाद के आने पे निकलते थे? नहीं जी आजकल नहीं ना निकलते, आजकल वो
पहले जैसे मौसम अब तो आते नहीं हैं, आजकल बारिशों में हाँ। पहले जैसी वो बातें नहीं है। वाह। कुछ शायद ट्रेडिशनल लोग ऐसे करते हो, लेकिन आजकल दामाद का वही है, अच्छा आ गया है, चल ठीक है आजा, खाना पकाया हुआ है, 2 रोटियां तेरी भी उतरवा दूं, अच्छा बाहर से ऑर्डर कर लें, अच्छा क्या खाना है, चल ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दामाद और वो जो बीवी और हस्बैंड है वो बैठ के मोबाइल। आजकल ये भी तो मसला बड़ा है ना कि आजकल सासों को मोबाइल ने बड़ा खराब किया हुआ है। दौर क्या, आजकल उन्होंने क्यों बर्तन निकालने या जी अच्छे अच्छे खाने पकाने, पहले वो होता था वो 3-4 तरह के जर्दे पकाती थी और अच्छे अच्छे खाने पकाती थी। आजकल क्या, आजकल तो सास कह रही है जी मैंने जी बस थोड़ा बहुत करके तो मेरा जी मोबाइल जो है मुझसे नाराज हो जाएगा। अच्छा, आजकल जब दामाद आता है घर में तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है या फिर घर की सफाई? एक्साइटमेंट तो आजकल ना लोगों को होती नहीं है दामाद दामाद क्या के घर लेके जाने। एक्साइटमेंट, या फिर घर मतलब गंदा संदा है बस तो बस सफाई घर में थोड़ी की बहुत इज्जत रह सफाई, जाए। जैसे नहीं हाँ। कॉस्मेटिक मेयर्स आजकल लिए जाते हैं। आजकल ना वो कहते हैं कि जी दामाद अब साहब अपने घर में रहे, हमारी बेटी को भी अपने घर में हाँ। रखे। अब वो खुलूस वगैरह नहीं रह गए। हाँ। अब तो ना एक जैसे एक फरीजा, जबरदस्ती का फरीजा जो होता है ना वो निभाया जा रहा है आजकल। तो जो उसके जो साले सालियां हैं वो भी कहते हैं अच्छा जी वो आ रहे हैं, अच्छा चलें ठीक है जी, फिर कुछ कर लेते हैं, अच्छा अम्मी मेरे कमरे में नहीं सोएंगे अगर घर छोटा है, मैं अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करूंगा। तो आजकल तो आप देखें कि आजकल ये इशू है कि दामाद एक से दूसरे दिन घर में रह जाए तो वो सबके मुंह बन जाते हैं, वो कभी जा क्यों नहीं रहा है यहां से, अगर इवन के दूर से भी आया हो। देखिए ना, अगर दूर से दामाद आया है, बेटी है, कोई लाहौर कराची दूर की अगर है तो आने जाने में टाइम लगता है। जारी बात है ऐसे तो नहीं कर सकते कि वो बेचारे 2 दिन का सफर करके आए हैं। अच्छा, हर लड़ाई में दामाद को ही विलन क्यों बना दिया जाता है? चाहे किसी की तरफ से भी लड़ाई हो, घर में कोई भी वजह हो, मगर लड़ाई के टाइम पे जो विलन कैरेक्टर है वो दामाद ही होता है। व्हाई इज दैट? देखिए दामाद इस तरह से है ना कि एक तो मर्द जो है ना बेचारे, इसमें मर्द बेचारा है ना वो बोल के गुस्सा करके जो है वो विलन बन जाता है। वो दामाद भी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके वो समझता है कि मैं बड़ी बड़ी बातें करके मुझे बहुत सुना जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ना, जिसको कहते हैं ना फैमिली में गंदा हो रहा होता है। सास के पास जरा वो जारी बात है मिच्योर होती है ना, उन्होंने जिंदगी की सारे अप्स एंड डाउन देखे होते हैं, उन्होंने ये जो इस तरह के मैचेस हैं, ये जो लड़ाई वाले मैचेस हैं, ये जो सुलह झगड़ना फिर रूठना फिर मनाना, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होती हैं। तो वो अब बिल्कुल ऐसे करके ना वो रो के और धीमे धीमे ऐसे करके दामाद को विलन बनाती हैं। उनको आजकल की सासों को तजर्बा बड़ा होता है दामाद को विलन बनाने का। और ये जो ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, ठीक है, तो क्या ये अपनी बेटी का घर खुद खराब कर देती है? आजकल बेटियों का घर ही मदर्स खराब कर रही हैं। सबसे बड़ी वजह ही मदर्स हैं कि उसको उंगली पकड़ के चला रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे सांस लो, ऐसे उठो, ऐसे जवाब दो, ऐसे मुंह का इशारा करो। अच्छा अब यहां तक करती हैं कि तुम्हारी सास ने तुम्हें ये कहा था तो तुमने आगे से ऐसे मुंह क्यों बनाया था, तुमने आगे से क्यों नहीं किया, यहां तक एक बार दोबारा कर देंगे, एक नहीं बार। नहीं अब मैं तो जिसके बारे में सास नाराज हो जाएंगी ना, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि वो अच्छा नहीं ये मैं रियल वाकया बताता हूँ। एक खुद मुझे हस्बैंड ने बताया, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई हुई तो आमतौर पे हमारी होती है 1-2 दिन होते हैं, सुलह हो जाते हैं। कहता है तीसरे दिन इस दफा क्या हुआ, जब भी मेरी बीवी मेरे सामने से गुजरती है, खासतौर पे मेरी माँ के सामने से गुजरती है, हमारे किसी भी रिश्तेदार के वो जो घर में रहते हैं उनके सामने से गुजरती है, तो देख के ऐसे करके गुजरती है। अच्छा मैं अब इस चीज पे हैरान, मैंने कहा पहले भी कभी किया है? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये माँ ने सिखाया है, उसकी माँ जो है ये वर्ड्स है उसके हाँ। कि उसकी माँ ने उसके छोटे छोटे जो इशारे भी सिखाए हाँ। हैं कि बेटा ऐसे काबू करना है। और फिर यहां भी बात नहीं खत्म होती, जो ओवर प्रोटेक्टिव की बात हुई ना, आजकल तो सासें जो हैं वो ज्यादातर वो तवीज करवा रही हैं अपने दामाद पे उसको काबू करने के लिए। आज आपको बड़ी नुस्खे टिप्स काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और किस तरीके का माशरा ये भी आपने सुना। तो ख्याल रखें जो पुराने बर्तन निकाले जाते थे दामाद की रिस्पेक्ट के लिए वो दोबारा निकालें, क्योंकि दामाद को रिस्पेक्ट जो है ना वो चाहिए, उसको जो है ना एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। आज के दौर में हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उसको एक्सपेक्टेशंस हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से दामाद और सास का इतना खूबसूरत रिश्ता ब्रेक कर रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, शदीद गर्मियाँ हैं, आपको पता है अरूज पे चल रही हैं गर्मियाँ। पानी जो अक्सर है ना हम लोग नहीं पीते, मेंटेन नहीं रखते अपनी बॉडी में, उस तरीके से प्यास लगती है फिर भी हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, बिज़ी होते हैं, क्या
अपनी परेशानियाँ जो भी। अब जिन लोगों ने बाहर आउटडोर जाना है, काम पे जाना है, तो उनके लिए पानी आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो फिर क्या होता है कि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक है ना, वो उसका इन्फेक्शन आपको हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मसले जो है ना, मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आज हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है कि गर्मी का अगर शदीद मौसम इस तरह से आए तो आपने किस क्वांटिटी में कितना कोई पानी पीना है, कितना कोई ख्याल रखना है। क्या सादा पानी ठीक होता है, या कोई कहते हैं कि जी नमक डाल के पानी पिएँ, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पिएँ, कुछ कौन से पानी ठीक रहते हैं, ये आज हम इसके बारे में पूछेंगे ताकि हर हिसाब से हमें पता चल सके। डॉक्टर अरसलान भट्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे हमें सही पता चल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आप आपकी? ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। शदीद गर्मी है और इसमें पानी का जो इंटेक है इसके बारे में जो है ना हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ से बता दें कि जो इंडोर में ऐसे एसी में बैठा हुआ है बंदा, अपने घर में भी आसानी से ऐसे आराम से बैठा हुआ है, उसको किस हद तक कितना पानी, कितनी क्वांटिटी, किस किस्म का पानी पीना है? अच्छा, पहले तो शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और मौसम की मुनासबत से आपने जो है वो टॉपिक रखा है। गर्मियाँ आ चुकी हैं और एज़ ऑलवेज़ हर साल की तरह यूरोलॉजी की ओपीडीज़ जो है उनमें रश काफ़ी बढ़ गया है। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सिग्निफिकेंट तादाद अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 किस्म के पेशेंट्स की है। एक वो जो पेशाब के इन्फेक्शन की अलामात के साथ आ रहे हैं, और एक वो जो गुर्दे की पथरी की अलामात के साथ आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें एक तो अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मौसम चेंज होता है तो हम जैसे आँखों की प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन, हैट वगैरह, कैप्स, इनका एहतमाम करते हैं, लेकिन किडनीज़ को अनफॉर्चुनेटली हम इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए एज सच हम कोई मैन्यूवर्स नहीं करते। तो लेकिन इसमें प्लस पॉइंट या अच्छी चीज़ ये है कि 2 चीज़ें, किडनी स्टोन्स या यूरिनरी इन्फेक्शंस, जो कि समर्स में बहुत कॉमन हो जाते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम कुछ जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उसके साथ इनको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक पेशेंट जो है किडनी स्टोन का, वो हमारे पास किन अलामात के साथ आता है, तो यूजुअली वो जो है फ्लैंक पेन्स, जो कि आम तौर पे हम कहते हैं साइडों पर दर्द होती है और पेट के निचले हिस्से तक जाती है, या ये कॉमन कंप्लेन है। उसके साथ पेशाब का खून और ये सारी अलामात हो सकती हैं। इसी तरह इन्फेक्शन का पेशेंट अगर हम कहते देखें, हैं कमर की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन हाँ, होती है। कमर की बैक साइड, दिस इज़ द टिपिकल साइड जहाँ पर पेशेंट कहता है कि पेन होती है। अच्छा। और ये पेट के निचले हिस्से में आती है। इसी तरह पेशाब का इन्फेक्शन अगर हम कहें, जैसे आपने जिक्र किया, और ये किन किन तरीके से, मतलब आती है जाती है, आती है जाती है हाँ। पेन, या मुसलसल अच्छा, रहती है, क्या पहचान है? हाँ, ये एक डल पेन भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रुकावट की पेन होती है, जैसे कि पथरी के केसेस में, ये ऑफ एंड ऑन होती है, आती है जाती है, जिसको हम रीनल कोलिक या यूरेटेरिक, अगर पेशाब की नाली की तरफ पथरी आ जाए, गुर्दे की नाली की तरफ, तो उसको यूरेटेरिक कोलिक कहते हैं। कोलिकी का मतलब ही ये होता है कि इंटेंसिटी में ज़्यादा होती है, लेकिन ये परसिस्टेंटली नहीं रहती, आती है फिर चली जाती है, फिर आती है। और इसमें एक हॉलमार्क फीचर सवाल होता है कि जी डॉक्टर साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि गुर्दे की या पथरी की दर्द है, कमर की पट्टे की दर्द नहीं है? तो इसको आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब पानी जो है वो बल्क में पी लें, आप 1/2 लीटर 1 लीटर की बोतल पी लें एक साथ, तो आपको शदीद दर्द शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि आगे ब्लॉकेड है, आपने यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब जो बैक प्रेशर की वजह से किडनी का कैप्सूल स्वेल होता है, तो उसमें पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से आपको पेन होती है। पहले वक्तों में कहा जाता था, किडनी को स्वेलिंग जो है वो डैमेज नहीं कर देती डॉक्टर बिल्कुल साहब? करती है बैक प्रेशर की वजह से। इसीलिए पहले वक्तों में आपने सुना होगा, एक तरीका होता था कि अगर किसी को पथरी हो तो वो कहते थे जी इसको ड्रिप लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, पेशाब खुल के आएगा और पथरी बाहर निकल जाएगी। तो आजकल इसको जो है हम एडवाइस नहीं करते। उसकी वजह यही है कि इससे एक तो किडनी को नुकसान होता है, और जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है ज़्यादा अच्छा, फास्ट। और ये डैमेज जो है परमानेंट होती है या फिर ठीक होने वाली होती है, क्यूरेबल है? यूजुअली ये जो इस तरह का रुकावट की वजह से किडनी को डैमेज होता है, ये ओवर द टाइम होता है स्लो। अगर तो ये रुकावट मुस्तकिल रहे, आप उसका कोई हल ना करें, तो दिस कैन लीड टू अ परमानेंट डैमेज। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये पेन है आपको किडनी का फ्लैंक्स में, आपको लग रहा है, आपको शक है, तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और ये शक दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर करें और तब यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं जब उसके हाथ में भी बहुत कम हो और वो कुछ कर ना पाए आपकी बेहतरी के लिए। तो इसी तरह इन्फेक्शन जो है उनके भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसमें जो सिम्टम्स मोस्ट कॉमन हैं उनमें एक है कि जी डॉक्टर साहब पेशाब करते हुए जलन होती है,
पेशाब बार बार आता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रात को सो जाएं तो नींद से पेशाब करने के गर्ज से बार बार उठना पड़ता है जिसकी वजह से नींद भी स्पॉइल हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो उसकी वजह से हो सकते हैं इन्फेक्शन के। अच्छा, अब इसमें अगर हम कहें कि इसको, क्योंकि हमारा फोकस जो मेन है वो प्रिवेंशन पे है कि किस तरह हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, किडनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ है वो है हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, आपने पूछा कि जी ये अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा फ्लूइड जो है वो किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना, जो आपका इस लिस्ट में जो है किंग की हैसियत रखता है, दैट इज़ प्लेन वाटर। तो प्लेन वाटर जो है वो किडनी की हेल्थ के लिए सबसे तो बेहतर फिर है। हमने तो ये सुना था कि पानी में जो है हल्का सा नमक डाल के इस मौसम में, या फिर हल्की सी चीनी भी डाल के, या फिर कोई भी ऐसा, ठीक है, लीमू थोड़ा सा छिड़क लें, खीरा डाल दें, ऐसी कोई कहानी हमने सुना था कि पानी फिर बेहतर होता है। आप कह रहे हैं कि किंग है प्लेन वाटर। हाँ, अच्छा, कुछ चीज़ें ना मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में बड़ी प्रिवेलेंट है और वो इतनी आम है कि हमें लगता है कि शायद ये फैक्ट्स हैं, ये सच है, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो किडनीज़ के लिए ना प्लेन वाटर जो नेचुरल है वो सबसे अच्छा है हेल्थ में। अच्छा, किडनी के पेशेंट्स अगर हों या स्टोन के पेशेंट्स हो तो हम उनमें बल्कि एडवाइज़ करते हैं कि आपने सॉल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, शुगर्स का इस्तेमाल कम करना है। तो ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं ना, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको तो बल्कि हम पेशेंट को सख्ती से मना करते हैं कि उनको आप इस्तेमाल ना करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं ये आपकी किडनी की जनरल हेल्थ के लिए और स्टोन के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी नहीं है। उसके अलावा अगर मसाने के एस्पेक्ट से हम देखें तो कॉफ़ी, टी, उसके अलावा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं ये आपके ब्लैडर को जो है वो केमिकली स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं मसाना ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरिक हो गया है और आपको फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम विजिट करना पड़ता है। तो ये ब्लैडर हेल्थ के लिए, किडनीज हेल्थ के लिए ये ड्रिंक्स अच्छी नहीं है। प्लेन वाटर टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके अलावा जो हम कहते हैं जी कच्ची लस्सी है या उसके अलावा जनरली लस्सी कह लें, दिस इज़ अ गुड थिंग, आप यूज़ कर सकते हैं, वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। लाइम वाटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी मैंने आपसे बताया जैसे कैफ़ीन है, कॉफ़ी, टी, ये लॉन्ग टर्म में डिहाइड्रेशन, ये डायलिसिस करती हैं, पेशाब की प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और आपको मज़ीद ज़्यादा डिहाइड्रेट करती हैं। तो इसको हम गर्मियों में एडवाइज़ नहीं करते। फिर आपने एक चीज़ पूछी, आपने कहा कि जी ऑप्टिमल वाटर इनटेक कितना है। तो ये अगर हम रफली एक आइडिया ले लें, ज़ाहिर है ये केस टू केस वेरी करेगा। मगर जैसे एसी में बंदा बैठा है तो वो कितने गिलास पिएगा पानी, और अगर कोई मजदूर बाहर जा रहा है, काम कर रहा है, उसका पसीना बह रहा है, ठीक है, मुशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर उसको कितने गिलास पानी रिक्वायर्ड है, ये भी बताना है। बिल्कुल ठीक है। समर्स को अगर हम कंसिडर कर लें, गर्मियों की हम बात करें आजकल मौसम, तो 2.5 to 3 लीटर्स, या एक आम शख्स के लिए मैं बताऊं तो उससे आप कह सकते हैं कि 10 से 12 गिलास जो है पानी के, वो एक 24 आवर्स में, घर एक बैठा दिन एसी में, वाला बंदा, घर में बैठा एक शख्स, उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ये एक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बात करेंगे कि जी एक शख्स है जो कि स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज कर रहा है या मजदूर है जो कि खेती बाड़ी कर रहा है, एक शख्स वो डायरेक्ट सनलाइट में है और उसको परसिस्टेंट स्वेटिंग है, तो आप इसमें एक फिक्स अमाउंट तो नहीं दे सकते, लेकिन ओवर एंड अबव दिस 2.5 to 3 लीटर्स, यानी जो कि आपने बेस लाइन लेना है, उसके अलावा आप ऐड कर देंगे जितना उसको लॉस हो रहा है स्वेटिंग से। अगर इसका एक रफ आइडिया लगाया जाए तो 0.5 to 1 लीटर, जिसको आप कह सकते हैं 2 से 4 ग्लास, वो हर घंटे के लिए आप इसमें ऐड कर देंगे, जो कि वो बाहर सनलाइट में वो एक्सरसाइज कर रहा है या काम कर रहा है। अच्छा, तो हाँ, तो ये बेसलाइन के अलावा है। ऐसा ही नहीं है कि ये 2.5 to 3 लीटर एक मजदूर भी पिएगा और एक डेस्क जॉब वाला शख्स जो है वो भी पिएगा, तो ये डिफरेंट। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो स्पेशली इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपको पानी ना पीने की वजह से, गर्मी की बहुत शदीद आपके जिस्म में जो है ना बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद शिद्दत वो जो बढ़ जाती है तो कौन कौन से नुकसान और कौन सा ऑर्गन्स को ख़राब करती है, क्या एहतियात है ये जी? ओके जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। अब मुझे बताइएगा कि इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं अगर पानी बंदा नहीं पी रहा, ठीक है, उसके बाद गर्मी बहुत हो गई जिस्म में, तो अब डिहाइड्रेटेड बॉडी कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना इन्फेक्ट कर सकती है, इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, इन्फेक्शन जो है ना आजकल हमारे पास, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, साथ में वेदर जो है, मौसम बहुत गर्म है, तो इन्फेक्शन के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें अगर हम जेंडर वाइज डिफ्रेंशिएट करें तो फीमेल्स में पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हम कहते हैं यूरेथ्रा या पेशाब की नाली छोटी होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है, तो उसमें इन्फेक्शन जो है वो लेस कॉमन है। अच्छा, इसमें हम देख लें कि उनमें प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, तो मैंने आपसे बताया जलन के साथ पेशेंट आ सकता है पेशाब करते हुए। वो कह सकता है कि डॉक्टर साहब पेट के निचले हिस्से में जो है मुझे तकलीफ़ या दर्द की शिकायत रहती है।
मुझे फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और पेशाब करने में जो है एक बड़ी अनईजी सी डिस्कम्फर्ट रहती है। तो ये सारी अलामात। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो बसा औकात पेशाब में पीप भी आ सकती है, जिसको वो कहता है कि रेशा है। उसके अलावा एक बड़ी कॉमन कंप्लेन है डॉक्टर साहब, पेशाब ब्लड भी आ सकता है। बिल्कुल ब्लड आ सकता है। अगर बहुत सिवियर इन्फेक्शन है तो वो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपको खून भी आ सकता है पेशाब में। बहुत जो कॉमन एक कंप्लेन है वो बहुत से लोग कहते हैं वो डॉक्टर साहब पेशाब करता हूँ तो मुझे उसमें झाग आती है। अब वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये किडनीज ख़राब हो रही हैं, तो ये पेशाब के इन्फेक्शन में भी ये इशू हो सकता है। अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है पेशाब का तो उसमें भी झाग बन सकती है। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं खून में जो कि किडनी के पेशेंट्स में आती है तो उसमें भी झाग आ सकती है। तो अगर आपके पेशाब में क्रेटिनिन क्या चीज़ होती है डॉक्टर साहब? अच्छा, What is क्रेटिनिन, creatinine? हाँ, क्रेटिनिन एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स बॉडी में मेटाबोलाइज होती हैं तो उसका जो एक बाय प्रोडक्ट आप समझ लें वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको किडनी फिल्टर करती है। किडनी यूरिया, क्रेटिनिन, ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक फ़िल्टर करती है ऑर्गन किडनी। तो किडनी बहुत से फंक्शन करती है जिनमें से एक ये है। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन को अब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपने सबसे पहले तो डॉक्टर को विजिट करना है। आपने डायग्नोज कर लिया कि इस शख्स को पेशाब का इन्फेक्शन है, आपने उसको एक्टिवली विद एंटीबायोटिक्स ट्रीट करना है। तो अगर हम कहें कि जी इन्फेक्शन हो गया या एक शख्स को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है पेशाब का, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकता है? मैं अपने तमाम पेशेंट्स में, स्पेसिफिकली फ़ीमेल में, ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनमें बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको एक तो मैं बताता हूँ, और सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो मैं कहता हूँ कि जी चश्मे का पानी, हम बचपन से सुनते हैं कि चश्मे का पानी है तो ये साफ़ है, ये ड्रिंकेबल है, आप पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल बह रहा है। इसी के मुकाबले में एक तालाब का या किसी पॉन्ड का पानी है तो आप कहेंगे स्टेगनेंट है, खड़ा हुआ एक जगह पर, ये गंदा पानी है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें डिफरेंस यही है यूरिन के लिए भी। अगर मसाने में पेशाब ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहेगा तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं कि एक तो हाइड्रेशन अच्छी, राउंड द डे आप सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, और टाइमली जाकर पेशाब करें, पेशाब को रोक के ना रखें अनड्यू। ये फलों के जूसेस वगैरह, हाँ। ये फल भी आपके लिए फायदा कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल कर तरबूज सकते हो हैं। गया, मौसमी बिल्कुल फल कर है, सकते हैं। ठीक है, खरबूजा हो गया, पानी वाले सब जो वाटरमेलन, फल ये होते बहुत हैं। अच्छे हैं जिनका वाटर खीरा। कंटेंट ज़्यादा है। कुकम्बर बहुत अच्छा है इस हवाले से। तो ये सारी जो आपने चीज़ें बताई इनका और ये वाटर चुकंदर कंटेंट का ज़्यादा है। जूस, पालक का बिल्कुल, जूस, ये सब बिल्कुल ठीक कोई है। पथरी अच्छा, तो नहीं पैदा करेगा हाँ, पालक का पालक जूस? जो है ना उसको हम उस एस्पेक्ट से, अगर एक पेशेंट है, मैंने कहा ना केस टू केस चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर एक पेशेंट है वो किडनी स्टोन्स का है तो और उसको उसमें पालक नहीं उसमें देंगे। हाँ, तो पालक हम उसमें ऑक्सलेट की वजह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर इसके अलावा एक है कैल्शियम। अब ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट, तो हम मिथ्स की बात कर रहे थे, कुछ सोसाइटी में बड़े प्रेवलेंट है। वो कहते हैं जी मुझे पथरी थी तो मुझे डॉक्टर साहब ने या किसी ने कहा कि जी तुम दूध नहीं पीना और कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। कैल्शियम का एक एडिक्वेट क्वांटिटी में डाइट में होना ज़रूरी है। अगर आप कैल्शियम को बंद कर देंगे तो ऑक्सलेट की पथरी जो है उसके बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो कैल्शियम को आपने या दूध को बंद नहीं कर देना, उसको एक एडिक्वेट Quantity के क्वांटिटी में हिसाब से लेना है लेना। आपने जो है कैल्शियम को। अच्छा। हाँ, तो ये आप कह सकते हैं 1 to 1.2 ग्राम पर डे जो है रफली हम कहते हैं कि अच्छा, ये। और वो जो कहते हैं लोग सुबह उठते के साथ ही पूरा लीटर पानी पी जाओ, उसके बाद जो नाश्ता करना है, जो खाना खाना है वो करो, तो कोई अल्लाह ना करे इतनी बड़ी लीटर बोतल जब पेट में हम जो मछलियों को पानी डाल देते हैं तो उसके बाद वो कोई नुकसान तो नहीं करती? क्योंकि पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द भी शुरू हो जाती है बिल्कुल, अगर इतना कोई पानी। भी चीज़ एक बैलेंस्ड डाइट और एक मुतवाज़न तरीके से आप लेंगे तो वो अप्रोप्रिएट है। इसी तरह पानी पीने का भी जो राइट मेथड है वो ये है कि आप थोड़ी अमाउंट्स में और राउंड द डे पिए, बजाय इसके कि आप एक ही साथ जो है 1.5 लीटर की सुबह उठते बोतल के पी साथ ही जाएं पहले और बोतल उसके खाली बाद करें। सारे दिन जो है आप डिहाइड्रेटेड रहें। तो उससे बेहतर है कि आप सिप बाय सिप। अच्छा, थोड़ा रात थोड़ा को भी सोने से पहले जो है ना लोग साइड में बोतल रखते हैं, वो पहले हाँ। पूरी खाली करते हैं और फिर सोने लेटते हैं, फिर सारी रात तंग भी रहते हैं, या फिर सुबह उनकी जल्दी आंख खुल जाती है जस्ट बिकॉज कि उनको वॉशरूम जाना है, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ना वो कहते हैं कि रात को बार बार उठना पड़ता है, उनमें मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप सोने से 2 घंटे पहले पानी का इंटेक कम कर दें। दोपहर के बाद से आपने कॉफ़ी, टी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्लैडर को स्टिमुलेट कुछ करती लोगों है। को तो रात में नींद में उठ के बड़ी प्यास लगती है, वो हाँ। कहते हैं डिहाइड्रेटेड, मुंह खुश्क हो रहा है, पानी पीते हैं, फिर हाँ। वो फिर लेकिन- वो क्या वजह होती नहीं, है? पानी तो हम पी सकते, जैसे शुगर के मरीज़ हैं उनमें जो है मुंह खुश्क होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको ये कंप्लेंट्स आ रही हैं तो डे टाइम में तो आप अपना अच्छा इंटेक रख सकते हैं, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली वॉशरूम विजिट कर सकते हैं। तो नाइट से 2 घंटे पहले सोने से मैं कहता हूँ कि एक तो वाटर की इंटेक कम कर दें, दूसरा पेशाब करके सोएं। तो ये वो मेथड्स हैं कि जो आप लगते तो सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपके छोटे छोटे मसाइल हल हो सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन को हम स्पेसिफिकली बात करें
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं कहता हूँ, एक तो हाइड्रेशन मैंने बताया कि उसका अच्छा एहतमाम करें। दूसरा ये है कि फीमेल्स में स्पेशली ब्रीदेबल क्लोथ्स पहने, लूज़ क्लोथ्स पहने। ये जो टाइट ड्रेसेस और जिसमें से एयर भी पास थ्रू नहीं होती, ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये कितना नुकसानदेह होते हैं इंसान के लिए? हम रोज़ सुबह शाम तो इस पे शो करते हैं, बैठ के बात करते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, मगर प्लीज़ आज खुल के बताएं कितने नुकसानदेह हैं ये। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन इशू है, और इसमें ये है कि इतनी एडिक्शन है इसकी कि आप बच्चों को एडवाइस भी करें, उन्हें रोके भी, तो वो रुकते नहीं है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। कुछ बड़े भी मैंने देखा, उनको खाने हाँ, का एक बहुत लुत्मा ज़्यादा, जो है ना हजम नहीं होता बहुत। जब तक कि वो बिल्कुल ऐसे ही है। काला ड्रिंक और चिट्टा इसमें ड्रिंक। अगर आप कॉम्पोजिशन देखें ना, एक तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा सॉल्ट्स भी हैं, तो उसके अलावा केमिकल्स हैं, और उसके अलावा ये डाई वगैरह जो वो यूज़ करते हैं, फ्लेवर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारे किडनी हेल्थ के लिए और स्टोन्स के लिए एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैं तो एक नॉर्मल शख्स को भी एडवाइस करता हूँ कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बजाय आप प्रेफर करें प्लेन वाटर को, और अगर आपने लेना ही है कुछ, आपने कुछ ऐड करना है प्लेन वाटर में, तो आप एक लेमन ऐड कर लें। लेमन इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। मगर क्या करें अब, जब फुल प्यास लगी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, ठंडी चिल्ड यख, तो उसको इतना फ्लेवर कराती, क्या करें फिर? अच्छा, उसमें ना मैं जब पेशेंट्स मुझे ये कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब नहीं छड़ी जाती, मैं की करा, तो मैं फिर उनको डराता हूँ थोड़ा, मैं उनको फ्यूचर दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी किडनीज इफेक्ट हो जाए तो ये होगा, गुर्दे वॉश होंगे, किडनी ट्रांसप्लांट होगा। और जब मैं वो पिक्चर उन्हें दिखाता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब डराओते ना, तो मैं कहता हूँ मैं आपको अभी डरा लूँ, बेहतर है, बजाय इसके कि आप उस वक्त मेरे पास आएँ और मेरे हाथ में कुछ हेल्प करने के लिए हो ना। तो अच्छा, फिर ये जो वॉशरूम रोक लेते हैं, जाते नहीं, यूरिन पास नहीं करते, ठीक है ना, यूरिन को रोक के रखते हैं, मसाना अच्छा, जो है ना वो फिर उनका फूल जाता है, सूज जाता है, फिर दर्द भी होती है उनको इतनी देर तक। हाँ, ये ना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। मुझसे अक्सर पेशेंट्स आके वो ये पूछते हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि डॉक्टर साहब, फीमेल्स का स्पेशली, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जहाँ काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम है और हम वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, हमें लगता है हाइजीनिकली वो अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है मे बी मुझे उस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या क्या, तो मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं पेशाब रोक के रखती हूँ, और जब मैं किसी कंफर्टेबल प्लेस पे या घर पे आ जाती हूँ तो मैं वहाँ वॉशरूम यूज़ करती हूँ। अब इसमें उससे ज़्यादा नुकसान वो कर लेती हैं पेशाब रोक कर। तो इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ वहाँ से कंटेमिनेशन की वजह से नहीं हो सकता, आपने जो पेशाब इनअप्रोप्रिएटली लॉन्ग आवर्स के लिए रोके रखा, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपने हाइजीन का ख्याल तो लाजमी रखना है, लेकिन उसको फॉर एग्जांपल मैं लोगों को कहता हूँ अगर पब्लिक वॉशरूम विजिट कर रहे हैं तो आप शावर्स जो है उनको पहले थोड़ी देर जो है ओपन करके रखिए, डायरेक्ट यूज़ ना कीजिए, और कोशिश कीजिए टिश्यू वगैरह इस तरह की चीज़ें आप वाइप कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइमली जाकर वॉइड करना है और पेशाब को रोक के नहीं रखना। दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग रीजन जिसकी वजह से आपको पता है पब्लिक प्लेसेस में, बाजार में, हमारे पास तो यहाँ पे अगर शॉपिंग करने के लिए बाहर बाजारों में चले जाओ, ठीक है, नॉट द मॉल्स, द आउटसाइड बाजार अगर चले जाओ, तो वहाँ पे तो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में। फिर वो क्या करती है, पानी नहीं पीती, लड़कियाँ जूस नहीं पीती, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक कोई वॉशरूम अगर कहीं रास्ते में मिला, उधर जाना पड़ा तो बड़ा गंदा होगा, ये होगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पब्लिक तो रोक स्पेसेस के में रखती है बेचारी, उनको फिर तकलीफ भी रहती है, फिर उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल्स के सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है, इवन मेल्स के भी उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार ये वॉशरूम में यूज़ करूँ या ना करूँ, तो ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको पेशाब रोकना नहीं चाहिए, आप नियरेस्ट कंफर्टेबल प्लेस देखें, लेकिन टाइमली जाकर जो है पेशाब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें गाइड किया है। आई होप आप अपना भी ख्याल रखें, और जाते जाते हम ये बात ज़रूर करेंगे कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है पानी का इस्तेमाल अपना ज़्यादा रखें, पिया करें, जितना आपको बताया गया है उतनी तो इंटेक पानी की जो ना आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो आप दें। हम क्या करते हैं कि तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि हमारे सर में कोई दर्द ना शुरू हो जाए, या फिर हमारी कोई ब्लड प्रेशर शूट ना कर जाए, या तबीयत ख़राब ना हो जाए, या फिर हम लथार्जिक ना हो जाए, बैठे रहेंगे, याद ही नहीं रहेगा। अगर हम ऑफिस में कहीं पे बैठे हुए तो ऐसे पानी की बोतल अपने पास पे रखें, अब बैठे बैठे आपको जैसी उस पर नज़र पड़ेगी, आपको याद आएगा तो आप उसका एक से पी लेंगे। तो ऐसे ही करते करते पानी जो है ना आपकी ज़रूरत पूरी करता रहेगा, आपकी बॉडी की नीड पूरी करते रहेगा। मगर ये ज़रूरी है कि पानी पिएं, और ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है ना, जो बाहर काम कर रहा है, वो तो अपने साथ एक पानी की बड़ी बोतल ज़रूर रखा करें, सिप करके पीते रहें, मगर पानी पिएं। अपना बड़ा ख्याल रखिए। अल्लाह।